नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल देव कृष्णा एजुकेशन में। देव कृष्णा एजुकेशन एक नया चैनल है जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति पूर्णतः समर्पित है। हम इस चैनल के माध्यम से आप चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए जो है सामग्री आपके सामने जो है प्रस्तुत की जाएगी। इसी श्रृंखला में आज हम जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस का एमसीक्यू तैयार किया हूँ जो कि सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। ये सब जो क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं भारतीय इतिहास के टॉपिक से संबंधित हैं। और इसमें हमने एक शीर्षक उठाया हुआ है गुप्त वंश। इस गुप्त वंश से संबंधित हम आपके सामने 10 प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और हर प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप अपना कमेंट आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ए बी सी डी करके आप लिख दीजिएगा। जैसे मान लिया पहले का आपने जवाब सी दिया है तो आप पहले का सी दे दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आंसर हम 30 सेकंड बाद खुद बता देंगे। आप ईमानदारी से अपना मूल्यांकन कीजिएगा और हमको उसका रिजल्ट जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हम ज्यादा बातें न करते हुए क्वेश्चंस को शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है गुप्त वंश का आदि संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसका ए आंसर है समुद्रगुप्त, बी है घटोत्कच, सी है चंद्रगुप्त प्रथम, डी है श्रीगुप्त। आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए, आप लोगों ने आंसर अपने अपने दे दिए होंगे। हम इसका उत्तर चेक करते हैं। तो जो गुप्त वंश का आदि संस्थापक था ये श्री गुप्त था। उत्तर हम चेक करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है, पहले का डी होगा। ठीक है, तो श्री गुप्त को गुप्त साम्राज्य का मूल संस्थापक माना जाता है और श्री गुप्त ने 244 ईस्वी में गुप्त राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, हम अब अगला प्रश्न चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा आता है कि इस गुप्त सम्राट को इतिहासकार बी ए स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया है। इसका उत्तर है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त प्रथम। आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, ठीक है, इसका उत्तर हम देखते हैं। तो गुप्त सम्राट किस गुप्त सम्राट को? तो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को इतिहासकार बी ए स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया है। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने उत्तर यानी आर्यावर्त, दक्षिण यानी दक्षिणापथ में भारत के अनेक राज्यों राजाओं को पराजित कर अभूत अभूतपूर्व सैन्य अभियान चलाए थे, जिस कारण उन्हें जो है भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। प्रश्न 3 हमारा है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से कौन सा रत्न प्रसिद्ध खगोलविद और गणितज्ञ था। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से कौन सा रत्न प्रसिद्ध खगोलविद और गणितज्ञ था। इसका आंसर है ए कालिदास, बी अमर सिंह, सी धनवंतरी और डी है वाराणसी। तो आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी।
तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो बारहमीर होगा। बारहमीर जो है वो खगोलविद और गणितज्ञ था। देखते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो बारहमीर है। बारहमीर जो है वो प्रसिद्ध खगोलविद और गणितज्ञ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। प्रश्न 4 है, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु फयान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? विकल्प सुनते हैं। ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त और डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका हमारा जो उत्तर हो जाएगा, फयान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। बिल्कुल सही। ठीक है। जो फयान था वो बौद्ध ग्रंथों की खोज में 319 से 420 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की थी और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का समय था। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? इसका विकल्प सुनिए। ए कुमारगुप्त प्रथम, बी बुद्धगुप्त, सी आंसर है भानुगुप्त और डी है समुद्रगुप्त। ठीक है। अपना अपना आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है। इसका उत्तर हम देखते हैं। तो बच्चों या साथियों, जो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, इसका आंसर कुमारगुप्त प्रथम होना चाहिए। हम आंसर चेक करते हैं। बिल्कुल सही, कुमारगुप्त प्रथम, जिसकी एक उपाधि महेंद्रादित्य थी, ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। ठीक है। जो बाद में शिक्षा का एक सबसे बड़ा केंद्र बना। लेकिन एक मुस्लिम आताताई जो अरब से आया था, बख्तियार खिलजी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। लेकिन जो इसकी स्थापना की थी वो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। मित्रों, एक बात, जरूरी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा चैनल अभी नया है, तो हमें आप लोगों से बहुत जो है प्रोत्साहन की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिए। ठीक है। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसका लाभ उठा सके। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो हम और भी अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित होंगे। इसलिए आपसे जो है निवेदन है कि आप सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। ठीक है। फिर हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब प्रश्न 6 हमारा है, प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जिसको कहा जाता है, की रचना समुद्रगुप्त के किस दरबारी ने की थी? तो ए इसका विकल्प है, ए हर्षण ने, बी विकल्प है वीरसेन ने, इसका सी विकल्प है विशाखदत्त ने और इसका डी आंसर है बाणभट्ट ने। आप लोग अपना अपना जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, इसका उत्तर हम देखते हैं। जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसकी रचना हर्षण ने की थी। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा होगा हर्षण है। बिल्कुल सही। तो जो हर्षण था बच्चों, ये समुद्रगुप्त के मुख्य संधि विग्रह और राजकवि थे। ठीक है। संधि विग्रह और राजकवि थे। हर्षण ने
चंपू शैली ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। चंपू शैली क्या होती है? जो गद्य और पद्य मिश्रित शैली होती है वो चंपू शैली होती है। इसमें काव्य का कुछ अंश गद्य के रूप में लिखा जाता है और कुछ अंश पद्य के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 हमारा है, गुप्त काल के दौरान मंदिरों और ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका विकल्प देखते हैं। ए हिरण्य, बी अग्रहार, सी बलि और डी उद्रंड। आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट कीजिए, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर भी होना चाहिए, हम चेक करते हैं। बिल्कुल सही। धार्मिक और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए ब्राह्मणों और मंदिरों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को अग्रहार कहा जाता था। ठीक है, चलिए लाइक करते रहिए आप लोग चैनल, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में कौन सी गुफाएं मुख्य रूप से गुप्त काल की चित्रकला से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, काफी बार पूछा जा चुका है। पीसीएस जैसी परीक्षाओं में, समीक्षा अधिकारी की परीक्षाओं में भी काफी बार पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आप लोग उत्तर दीजिए कमेंट में। देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो जो चित्रकला से संबंधित गुफाएं थी, गुफा संख्या 16, 17 और 19 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये गुप्त काल की जो गुफा 16, 17, 19 थी, अजंता की गुफा 16 जिसमें मरासन राजकुमारी का चित्र है और 17 चित्रशाला और 19 मुख्य रूप से गुप्त और वकाटक शासकों के समय में विकसित की गई थी। तो इसका आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, गुफा संख्या 16, 17 और 19 जो है गुप्त काल की चित्रकला से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 9 है हमारा, गुप्त साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण बाहरी कारण किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य के जो पतन हुआ, इसका पहला आंसर ए है हुरों का आक्रमण, बी है अरब सेनाओं के आक्रमण, सी है कुषाणों का उदय और डी है शकों का विद्रोह। आप लोग अपना अपना उत्तर कमेंट कीजिए। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। हुरों का आक्रमण होना चाहिए। बिल्कुल सही है, आपका जवाब है कि मध्य एशिया की जो अत्यंत बर्बर ऊर जनजाति के लगातार आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य के सैन्य और आर्थिक ढांचे को पूरी तरह तोड़ दिया था। ठीक है, जो पतन का मुख्य कारण बना। ये बात ठीक है कि स्कंदगुप्त ने हुरों को पराजित किया था, लेकिन हुरों के आक्रमण के फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य का जो आर्थिक, सैन्य और आर्थिक ढांचा था, ये काफी प्रभावित हुआ था, जो बाद में जो है गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बना। इसलिए उसका उत्तर हमारा ए होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? देखते हैं इसका आंसर। ए कला, विज्ञान, गणित और साहित्य में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, बी सख्त धार्मिक नीतियों के कारण, सी केवल सोने के अत्यधिक सिक्कों के प्रचलन के कारण और डी हमारा आंसर होगा संपूर्ण एशिया पर विजय प्राप्त करने के कारण। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। चलिए ठीक है, इसका उत्तर हम देखते हैं। तो जो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, वो कला, विज्ञान, गणित और साहित्य में अभूतपूर्व प्रगति के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का
स्वरयुग हम कहते हैं। इसका आंसर बिल्कुल सही है। इस काल में बहुत से विद्वान हुए, जैसे आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव का सिद्धांत दिया। कालिदास की बहुत सी जो है साहित्यिक रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जिसमें अभिज्ञान संकुतलम, कुमार गौरव इत्यादि सभी उनकी रचनाएं हैं। बरहामिहिर के बारे में भी आपने देखा ही कि वो प्रसिद्ध चिकित्सक और गणितज्ञ था। ठीक है, एक प्रसिद्ध चिकित्सक था। और इसी प्रकार बहुत सी जो है गुप्त काल में मंदिर का निर्माण हुआ, भवनों का निर्माण किया गया, जिसके कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का हम स्वर्णयुग कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपना अपना मिला लिया होगा। जितने क्वेश्चन जिसके सबके सही है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अब इस प्रकार हमने यहाँ पर आपको गुप्त पीरियड से संबंधित 10 एमसीक्यू कराए, जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे लेवल के हैं और प्रायः इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा है कि आज का आपको ये एमसीक्यू पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप लाभान्वित हुए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपसे निवेदन है, और इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको धीरे-धीरे बहुत ही अच्छे कंटेंट प्राप्त होंगे और आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे और परीक्षा में सफल होंगे। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करते हैं।